नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका इतिहास का संक्षिप्त है और महेश वर्णमाल की। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो इसका चैप्टर नंबर 23 पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं आपका जो है दिल्ली सल्तनत का आर्थिक सामाजिक जो है आपका व्यवस्था कैसा था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह। तो आज का जो हम पढ़ेंगे वो आपका आर्थिक और सामाजिक जीवन है दिल्ली सल्तनत का। तो इससे पहले का 2 पार्ट पढ़ लिया, आज का तीसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट होगा। तो मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में टॉन्जियर का निवासी इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 8 वर्षों तक रहा। उसने पूरे देश की यात्रा की। ठीक है, वह भारत की उपजों के विषय में अत्यंत रोचक विवरण छोड़ गया, जिनमें फल फूल और जड़ी बूटियां शामिल हैं। इब्न बतूता के अनुसार भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि साल में 2-2 फसलों उगाई जाती है तथा चावल के 3-3 फसलें पैदा की जाती है। उसके अनुसार अलसी, गन्ना और कपास भी पैदा की जाती थी। ये फसलें ग्रामोद्योग के आधार का काम करती थी। इनमें प्रमुख उद्योग थे कोल्हू में तेल पेरना, गुड़ बनाना, बुनाई करना आदि। तो इब्न बतूता के अनुसार अलसी, गन्ना और कपास की पैदा की जाती थी। ये फसलें ग्रामोद्योग के लिए आधार का काम करती थी और इनमें प्रमुख उद्योग थे कोल्हू में तेल पेरना, गुड़ बनाना और बुनाई करना आदि। शिया एवं सुन्नी मुस्लिमों के 2 प्रमुख धार्मिक वर्ग बन गए। इसी प्रकार नस्ल एवं जाति के आधार पर तुर्क, अफगान, मंगोल, सैयद और पठान आदि वर्गों का उदय हुआ। तो शिया एवं सुन्नी मुस्लिमों के 2 प्रमुख धार्मिक वर्ग बन गए और इसी प्रकार नस्ल एवं जाति के आधार पर तुर्क, अफगान, मंगोल, सैयद और पठान आदि वर्ग का उदय हुआ। संपूर्ण सल्तनत काल में उत्तरी भारत में सुन्नियों का प्रभाव बना रहा, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान सुन्नी मतावलंबी थे, परंतु दक्षिण में शिया का प्रभाव अधिक प्रबल था। दक्षिण भारत के प्रमुख मुस्लिम राजवंशों की स्थापना शिया मतावलंबियों ने की थी, जिन भारतीयों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, मुस्लिमों में एक वर्ग विदेशों का था। मध्य एशिया की अनेक मुस्लिम जातियां भारत में आकर बस गई थी। व्यापार उद्योग और व्यापारी क्या था, तो इब्न बतूता ने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर कहा है। उस काल के लिए अन्य महत्वपूर्ण नगरों में उत्तर पश्चिम में लाहौर और मुल्तान, पूर्व में कड़ा और लखनौती तथा पश्चिम में अहिलवाड़, पाटन और कैम्ब्रिक खंभात प्रमुख थे। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों और सोने व चांदी के कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल का सुनारगांव अपने कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात था। कागज बनाने की विधि का आविष्कार 20वीं सदी में चीनियों ने किया था। 5वीं सदी में विश्व इससे अवगत हुआ तथा यूरोप में यह कला बहुत आगे चलकर 14वीं सदी में पहुंची। इस काल में उत्तम कोटि का भारतीय वस्त्र चीन को निर्यात किया जाने लगा। भारत चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। इस काल में उत्तम कोटि का भारतीय वस्त्र चीन को निर्यात किया जाने लगा। भारत चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी का बर्तन आयात करने लगा था। जल और थल दोनों मार्गों से चलने वाला भारत का व्यापार एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम था। यद्यपि हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब लोग सबसे बड़े साझेदार थे, लेकिन वे भारत के तमिल और गुजराती व्यापारियों को, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, इस मार्ग से होने वाले व्यापार के क्षेत्र से हटा नहीं पाए थे। तटवर्ती बंदरगाहों और उत्तर भारत के मध्य होने वाला व्यापार मारवाड़ियों और गुजरातियों के आधिपत्य में था, जिनमें से अधिकांश लोग जैन थे। उन्होंने मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मध्य और पश्चिम एशिया के साथ थलमग से होने वाला व्यापार मुल्तानियों, अधिकांश हिंदू और खुरासानियों, अफगान, ईरानी आदि के हाथों में था। कैम्ब्रिक गुजरात एक बड़ा नगर था, जिसमें बहुत से समृद्ध व्यापारी रहते थे और उनके पास सुंदर पत्थरों और गारे से बने ऊंचे ऊंचे महल थे, जिनकी छतें अच्छी किस्म की फरेलों से बनी हुई थी। ये संपन्न व्यापारी और कुशल कारीगर आरामदायक जिंदगी बिताते थे तथा अच्छा खाने पहनने के अवश्य थे। बर्नी के अनुसार मुल्तानी व्यापारी इतने समृद्ध थे कि उनके घर सोने चांदी से भरे होते थे तथा अमीर लोग इतने शाही खर्च करते थे कि जब वे कोई भोज या समारोह आयोजित करना चाहते थे, तब उन्हें पैसा उधार लेने के लिए मुल्तानियों के घर भागना पड़ता था। तो बर्नी के अनुसार मुल्तानी व्यापारी इतने समृद्ध थे कि उनके घर सोने चांदी से भरे होते थे तथा अमीर लोग इतना शाही खर्च करते थे कि जब वे कोई भोज या समारोह आयोजित करना चाहते थे, तब उन्हें पैसा उधार लेने के लिए मुल्तानियों के घर भागना पड़ता था। तो डाकू और लुटेरे कबीलों के कारण उन दिनों यात्रा करना कठिन था, फिर भी राजमार्ग को अच्छी हालत में रखा जाता था। यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए उन पर जगह जगह सराहें बनाई जाती थी। ठीक है, पेशावर से सुनार गांव तक पहुंचने वाले राजमार्ग के अतिरिक्त मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक सड़क का निर्माण करवाया था।
देश के एक भाग से दूसरे भाग तक तेजी से डाक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। यह काम डाक को मंजिल दर मंजिल एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने वाले अलग अलग घोड़े या हरकारों द्वारा किया जाता था। हरकारे लोग कुछ किलोमीटर की दूरी पर डाक व्यवस्था के लिए विशेष रूप से बनाए गए मचानों पर बैठ रहते थे तथा पीछे पड़ाव से डाक लेकर वे अगली मंजिल के तुरंत भागे पड़ते थे। हरकारा दौड़ते समय एक घंटी बजाता रहता था ताकि अगली मंजिल पर बैठे व्यक्ति को उसके आगमन की आहट लग जाए तथा वह डाक लेकर आगे जाने का तुरंत तैयार हो जाए। जब मोहम्मद तुगलक दौलताबाद में था, जहां दिल्ली तक पहुंचने में 40 दिन लगते थे, तब इन्हीं हरकारों के द्वारा उसके पीने के पानी को प्रतिदिन यमुना से ले जाया जाता था। संचार व्यवस्था में सुधार होने तथा जल एवं थल दोनों मार्गों में व्यापार में वृद्धि होने से इस काल में आर्थिक जीवन विकसित हुआ। तुर्कों ने कई नए शिल्प और तकनीकें आरंभ की। पुराने शिल्पों तथा तकनीकों को लोकप्रिय बनाया गया। कागज बनाना, शीशा बनाना, चरखा और अच्छी किस्म का करघा आदि शिल्पों के अनुदाहरण थे। तुर्कों के शासनकाल में सिंचाई व्यवस्था को भी अत्यधिक महत्व दिया गया था। राज का स्वरूप कैसा था? तो भारत में स्थापित तुर्क राज सैन्यवादी और कुलीनतंत्र था। सुल्तान इस्लामी कानून के उल्लंघन की इजाजत नहीं देते थे। राजकाज चलाने के लिए सुल्तान को मुस्लिम कानून के अतिरिक्त अपनी ओर से जरूरी विनियम भी बनाने पड़ते थे, जिन्हें जवाबीद कहा जाता था। हिंदू प्रजा को सिंध विजय के समय से ही शिवियों का दर्जा दिया गया था। वे मुस्लिम शासन को कबूल लेने वाले और जजिया अदा करने वाले संचित लोग थे। जजिया वस्तुतः सैनिक सेवा के अंतर्गत अदा किया जाने वाले उपकर था। इस प्रकार हमारा चैप्टर आज का यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।